गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम चल रहे हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी को लेकर। अब तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 और हम अब आज रीड करेंगे चैप्टर नंबर 7। सो टेक आउट योर पेन पेंसिल एंड द कॉपी एंड राइट डाउन योर ओन नोट्स। ओके, अपने नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम में ईजी हो जाए। लिखते टाइम हम लोग बहुत सारी चीज़ें हम ईज़िली याद कर लेते हैं, तो लिखते जाइए आप जो जो आपने किया है। जब आप करेंगे तो सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और भी अदर चीज़ें भी आपको पढ़नी है, जैसे लाइक पेडागोजी और लैंग्वेज भी आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। और लैंग्वेज की और ये सब्जेक्ट पेडागोजी भी आपको देखनी है, वो इजी है अगर आप कर सकते हैं तो। अगर इसमें नंबर हो गए आपके तो बहुत अच्छी बात है, और बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। ठीक है, तो इजी है, कोई हार्ड नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम लोग जल्दी से राइट डाउन कर लेंगे। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भरता बिल्कुल था, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। जो उसको वहाँ से मिलता था वो अपना अडॉप्ट कर लेता था। लेकिन समय के साथ साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। और अभी भी देखिए प्रकृति क्या हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। इंसान जो है नए नए आविष्कार करता ही जा रहा है। अब फर्स्ट है हमारा बस्तियाँ। तो पहले तो बस्तियाँ नहीं थी, लोग जंगलों में रहते थे और इधर से उधर घूमते रहते थे। फिर क्या बनी? बस्तियाँ बनी। बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि जब फसलें उगाई तो उनकी देखरेख करना जरूरी था, तो उनको एक जगह तो रहना ही था। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। नदी घाटियों के निकट क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे उनको फसल के लिए पानी भरपूर मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण का विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां भी बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे चीज़ें हुई तो मानव बस्तियां यानी कि और जनसंख्या बढ़ती चली गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिसी, नील, होंगसेंग नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? यस, नाम है, बिल्कुल है सिंधु, जो आप लोगों ने इसको पहले भी पढ़ रखा है। अब होती हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? बस्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। बस्तियाँ स्थायी और अस्थायी 2 हो सकती हैं। जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों में निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट मतलब शिकार करना, संग्रहण मतलब चीज़ों को कलेक्ट करना, स्थानीय खेती करना जिसे झूम खेती एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये होती है हमारी अस्थायी बस्तियाँ। यदि भी अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हो गई हैं, ठीक है। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब आती है देखिए आपके देखिए एनसीईआरटी की सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको एग्जाम्पल देके समझाया जाता है, और जब ये एग्जाम्पल देके आप समझ लेते हैं तो आपके जो पेडागोजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको आप इजी कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाले, ठीक है। अब पहले देखिए ऋतु प्रवास क्या होता है। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, यानी कि जहाँ उनको चारा मिलता है जानवरों के लिए वो निकल जाते हैं, ठीक है। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती सी गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेज थॉमस को गुरप्रीत की पीठ थपथपा गहरी सांस भरी। ओ, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया है। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण और यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप भी जिस शहर में रहते होंगे वहाँ की कंडीशन भी अब धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है। मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी की माँ ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे नौकरी, बेहतर शिक्षा, चिकित्सालय सुविधा की तलाश में कहाँ आते हैं? शहर आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर आते होंगे तो ये लोग सारे लोग कहाँ रहेंगे बताओ। मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाले बस्तियां दिखाई देती है, यानी कि जहाँ उनको समझ में आया उन्होंने वहाँ अपना रह लिया, तो उसको बोलते हैं अवैध कब्जे वाली
बस्तियां, और इन जहाँ पे एक आया उसके पीछे पीछे लोग और आगे, और इस तरह से बस्तियां बस्ती चली गई। और जहाँ लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। ठीक है, शहरों में विद्युत की कमी यानी बिजली की और पानी की कमी। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधा वाले स्कूल, अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के एक अस्पताल में लाना पड़ा। ठीक है, अभी क्या है, ये दो आपको कन्वर्सेशन दिया गए हैं बस्तियों के बारे में, और एक तो ग्रामीण और एक दूसरा शहरी बस्तियाँ हैं। अब देखिए, गांव ग्रामीण बस्ती होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग कृषि, मत्स्य पालन और वानिकी, दस्तकारी मतलब हाथ से काम करना, और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है, गांव में होता है। ग्रामीण बस्तियाँ सघन और प्रकीर्ण यानी कि पास पास भी घर हो सकते हैं और दूर दूर भी हो सकते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोग होकर दूर दूर व्यापक शहर में फैले होते हैं। इस प्रकार की मुख्य बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों में, घने जंगलों में पाई जाती है। बेटा इसको ध्यान से सुनते रहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ठीक है, जैसा उनको समझ में वैसे घर बना ली। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं, जिससे जिन स्थानों पर वर्षा के समय जल का जमाव होता है, और ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट वाले घर बनाए जाते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गर्म जलवायु क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छत घास फूस की बनी होती है। ये सब अलग अलग जगह में लोग अपने अपने हिसाब से घर बनाते हैं। जैसे और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख मतलब वो क्या क्या हो गया, मिट्टी वगैरह जो होती है उसकी, चिकनी मिट्टी, तिनके आदि का प्रयोग करके घर बनाते हैं। अब नगरीय बस्ती में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा का कार्यरत होते हैं, और अपने राज्य के कुछ गांव शहरों के नाम आपको लिखने हैं। अब आ गया है परिवहन। ठीक है, अब ये देखो, बर्फ का जो घर बना है इसको कहते हैं इग्लू ही कहते हैं। क्या कहते हैं आपको पता है, इसको इग्लू कहते हैं। अब है परिवहन। परिवहन मतलब होता है कि आने जाने के जो साधन लोग यूज़ करते हैं उसको परिवहन कहते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे। अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जब पहिए का आविष्कार हुआ तो फिर ये इजी हो गया। समय के साथ परिवहन विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे करना है वहाँ पे करते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत, इसको नोट कर लीजिए बेटा, दक्षिण अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा एक तरह का जानवर, ठीक, का प्रयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों में व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लगते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत मतलब तेज, ठीक है, बना दिया है। द्रुत में तेज बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटे में पूरी हो जाती है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन में समय और ऊर्जा की दोनों की बचत हुई है। ठीक है, अब ये भी हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं परिवहन मार्ग? सड़क मार्ग, ठीक है, आप रोड के थ्रू जाते हो। रेल मार्ग, रेल से जाते हो। जल मार्ग, जल से जाते हो। वायु मार्ग मतलब हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हो। अभी क्या आप जानते हैं, इसको जरा आप नोट कर लेंगे। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग ये कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। इसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। अब सड़क मार्ग क्या है देख लेते हैं। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं, फिर भी रीड करना हमारा काम है। कम दूरी यातायात से सबसे अधिक उपयोग में किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की और कच्ची दोनों हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? तो आप बताएंगे हिमालय पर्वत का मनाली लेह मार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है।
भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर आप जानते हैं, जो ब्रिज ऊपर बना होता है सड़कों के ऊपर जो होता है दूसरी तरफ जाने के लिए या फिर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उत्थित रचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। अब आगे हमारा रेल मार्ग। ठीक है, हमारे भारत का रेल मार्ग सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे भारत में रेलवे में ही काम करते हैं। ठीक है, ये क्या आप जानते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। जाइंग से लहसा के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। अब आ जाइए रेल मार्ग पे। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्चे में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। पहले देखो कोयले से चलती थी, फिर डीजल आए। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी के कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया, लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्ग देखिए, भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है, ये एशिया में सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का जो रेल मार्ग है वो एशिया में सबसे बड़ा है। अब आ गया हमारा जल मार्ग। ठीक है, अब हम आ जाएंगे हमारे जल मार्ग पे। चलिए जल मार्ग की यात्रा कर लें हम लोग। पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। जल मार्ग क्या सबसे सस्ता साधन होता था और अभी भी है। ये दो मुख्य प्रकार होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री मार्ग। अब देख लीजिए अंतर्देशीय क्या होता है और समुद्री क्या होता है। नावें, नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय मार्ग हैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागर मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। पत्तनों मतलब बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख जो पत्तन हैं यानी बंदरगाह हैं वो कौन से? एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई। ठीक है, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन एवं कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये आप याद रख सकते हैं। इसमें नहीं आएगा तो किसी न किसी एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा। अब है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ठीक है, सबसे जल्दी पहुंचा देता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा भी है। बिल्कुल महंगा तो है ही। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे तूफान से प्रभावित होता है, क्योंकि उसमें हम लोग हवाई जहाज वगैरह नहीं चला सकते हैं। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों पर भी पहुंच जाता है। हाँ, क्योंकि ये पहाड़ों से ऊपर, समुद्र से ऊपर जाता है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। ठीक है, जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे भूकंप, अकाल वगैरह पड़ गया तो हवाई हेलीकॉप्टर का हम यूज़ करते हैं और सामान वहाँ पे पहुँचा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन यानी कि यह पत्तन यहाँ पे एयरपोर्ट समझिए आप, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा और भी बहुत सारे हैं और आप जानते हैं। अब है संचार। ठीक है, संचार का मतलब क्या हो गया? हमारा कम्युनिकेशन। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। 7.10, ये 7.10 है। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, अभी देखिए इसमें सारी चीज़ें आती हैं, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। वैसे तो आप जानते ही हैं
संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। ठीक है, जनसंपर्क माध्यम बेटा कौन कौन से हैं देख लीजिए। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, ठीक है, और किताबें, ये सब क्या है? जनसंपर्क। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन, जो आप लोग मोबाइल जिसको बोलते हैं, के द्वारा बेतार टेलीफोन संचार, यानी इसमें देखिए कोई तार वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं ना। संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल एक सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया। अब हम घर बैठे ये रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटलों तक के लिए टिकट हम लोग आरक्षित करवा सकते हैं, यानी कि बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच और लोगों की सेवाओं एवं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक दूसरे से वृद्ध विश्व समाज हो गए हैं, यानी कि हम एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए हैं। किसके थ्रू? ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ये जो कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट हो गया, इसके थ्रू। ठीक है, पहले तो देखिए इस तरह से बात होती थी, पास में है, तो फिर उसके बाद जब दूर चले गए तो कबूतर आ गए, फिर उसके बाद ये डाकिया भैया आ गए, हम लोग डाक वाक पहुँचाने, और अब फिर उसके बाद ये सब लेटर है, न्यूज़पेपर है, ये हो गया। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती चली गई और आज हम लोग मोबाइल में सारी चीज़ें या इंटरनेट के थ्रू हम सब चीज़ें ईजिली कर लेते हैं। अभी विश्व के समुद्र और हवाई जहाज मार्ग, इसको आप देखिएगा। और ये हमारा चैप्टर बहुत जल्दी हो गया फिनिश। बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी इसमें जिसको आप दिमाग में रखेंगे, ऑलरेडी आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। ठीक है, जब मन हो तो सुन लीजिएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर बोलते समय वर्ड्स इधर उधर हो गए तो सो सॉरी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब ख़ैर।